परिवार में किटा बेटियां छो। के 5-6 महीने बाद ही पता चला कि लड़का उस काबिल नहीं है, लड़का प्रताड़ित कर रहे हैं। सब कुछ कैली, अब तो बेटी नहीं था शिक्षक जी है जो सिर्फ दारू का पैसा वसूलने में और भ्रष्टाचारी का पैसा टेबल के नीचे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार। मैं हूं आनंद कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बूढ़ा देव राष्ट्रीय समाचार। आज मेरी मौजूदगी बिहार के मिथिलांचल के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत सिरियापुर पंचायत के गौसनगर ग्राम में है और यहाँ एक घटना घटी है, ऐसी घटना जिसको सुनकर आपकी दिल दहल जाएगी। उसी घटना की पड़ताल के लिए हम आए हुए हैं। आज कहा जाता है सरकार के द्वारा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, लेकिन ये सब सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। तब बड़े बड़े नेता आते हैं, मंच पे आते हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आते हैं और वो कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाना है। सुशासन बाबू की सरकार आई और उनकी सरकार आई तो पता चला कि सुशासन बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। उन्होंने बेटियों के लिए बिहार में एक नए आयाम स्थापित किए, बेटियों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया, उन्हें साइकिल वितरण की, लेकिन उनके लिए अभी भी एक चुनौती बनी हुई है दहेज की प्रथा। बड़े बड़े मूवी बनते हैं, बड़े बड़े फिल्म बनते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, मंच पे भाषण दे देते हैं कि आदर्श विवाह होना चाहिए, दहेज प्रथा खत्म करना है, लेकिन ये सिर्फ मूवी और पेपर तक ही सिमट के रह जाता है। हकीकत कुछ और ही होती है। मैं उस परिवार के पास आया हुआ हूँ जिसकी कहानी मैं बता दूं। ये कहानी है रागिनी की। निर्भया हत्याकांड हुआ, अभी कुछ दिन पहले मणिपुर में घटना हुई और ये घटना रुकने को दम नहीं ले रही है। अब बिहार में लगातार घटनाएं घट रही है और इस बिहार के मिथिलांचल एरिया की यह घटना है। लापरवाही इतनी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचारी इतनी चरम सीमा पर है कि शायद सुशासन बाबू को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ जाए। मैं बात कर रहा हूं बिहार की और बिहार के इस गौसनगर पंचायत की, जहां पे रागिनी के साथ एक घटना घटता है जिसकी कहानी है रागिनी उर्फ निधि। प्यार से उन्हें निधि के नाम से बुलाया जाता है। इस बच्चे की जन्म होती है, जन्म के कुछ दिन पश्चात ही इसकी माँ इसका दामन छोड़ देती है। वो माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है और वो ये नहीं सोचती कि बेटी है या बेटा, बेटी को बेटे के समान पालती है, अपने 9 महीने तक गर्भ में रखती है और फिर उसे जन्म देती है और जन्म के पश्चात ही, जन्म देने के तुरंत बाद उसकी माँ का देहावसान हो जाता है। कहा जाता है कि जब दादी और दादा जो होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, उन्हें ब्याज का सूद मिल जाता है जब पोता और पोतिया आती है। पोतिया आई, घर में किलकारियां गूंजी और किलकारियां गूंजने के साथ ही उनके घर में मातम भी छा गया क्योंकि उनकी बहू उनका दामन छोड़ के चली गई। उनके दादा दादी ने निधि को पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वो किसी और परिवार में जाए और उस घर का नाम रोशन करे। ठीक वैसा ही चलता चला, दिनचर्या बढ़ती चली गई और 2021 में निधि का विवाह संपन्न होता है। एक अच्छे पारिवारिक घर में जाके एक अच्छे लड़के से। कहा जाता है ना बिहार में कि दहेज साइड से दिया जाता है, मुंह पे कुछ और कहा जाता है, टेबल के नीचे तो कुछ और दिया जाता है। मैं एक चीज और बता दूं, सवर्ण परिवार की ये कहानियां हैं पूरे बिहार में, पूरे यूपी में, पूरे झारखंड में, कि जो सरकारी होते हैं उन्हें 25-25 लाख रुपया दहेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस परिवार ने ऐसे परिवार के लड़के को चुना जो सरकारी तो नहीं पर सरकारी से कम नहीं और आदर्श विवाह बड़े धूमधाम से किया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, वैदिक पौराणिक कथा के अनुसार में उस विवाह को संपन्न कराया। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि विवाह संपन्न होने के पश्चात इनके ऊपर जो विपत्तियां आएगी शायद वो उन्हें झेल नहीं पाएंगे। और यही विपत्ति आई शादी के 2 साल के बाद। मात्र 2 लाख रुपए और एक अपाची के कारण अपनी बेटी को मौत के घाट उतरने देखना पड़ा। उसके लिए वो राजी भी थे कि अपनी बेटी के, अपने दामाद को 2 लाख रुपए भी देंगे, अपाची भी देंगे और उन्हें एक अच्छे से विदा भी करेंगे, क्योंकि हर परिवार की स्थिति ऐसी होती नहीं है कि तुरंत ही दहेज दिया जाए। लेकिन दहेज की ऐसी बीमारी, ऐसी मानसिकता चली कि उनके दामाद ने अपनी ही पत्नी को मार दिया और दूसरी विवाह की तैयारी करने चल पड़े हैं। आइए जानकारी लेते हैं उस परिवार से कि जो उनके चाचा, उनके दादा, उनके भाई सब मिलकर जो कन्यादान किए, इस घटना की पूरी सत्यता क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे उस परिवार के सदस्य। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी सर, प्रणाम। सर, आप अपना नाम बता पाएंगे? मेरा नाम संतोष कुमार झा है, मैं लड़की का चाचा हूँ। आप निधि के चाचा हुए? जी। आपको ये जानकारी कब पता चली कि निधि के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है? निधि का वैसे तो हो गया था 2 महीने के बाद ही, मान के चलिए ना 5-6 महीना लग गया वो होने में। शादी के 5-6 महीने बाद ही पता चला कि लड़का उस काबिल नहीं है, लड़का प्रताड़ित करने लगा। हाँ, तो उसके लिए हम लोग बोले, बातचीत किए तो सब नॉर्मल हो गया। बाद में फिर वो टॉर्चर किया तो हमारा पिताजी 2 दिन पहले, मृत्यु से 2 दिन पहले गए हुए थे और वहाँ का 1-2 आदमी और थे, वो सब बैठ के तय तमन्ना कर दिए, बोले अब आगे से ऐसा नहीं होगा। हम समाज के सारे लोग बैठे और तय तमन्ना किया गया कि अब दोबारा ऐसी गलती आपकी बेटी के साथ नहीं होगी।
तो हम लोग मेरे पिताजी वहाँ से आ गए 2 दिन पहले ही। तो उसके बाद जो है सो मेरा गांव आए हुए थे हम, फिर 2 दिन पहले गए हुए थे बॉम्बे। तो वहाँ से फोन गया, ये हमारे ससुराल से फोन किया था। आपकी भतीजी फोन करी? नहीं, भतीजी को मार देने के बाद। अच्छा, भतीजी के खत्म हो जाने के बाद आपको फोन गया? हाँ, फोन गया। हम लोग ऑफिस का तैयारी कर रहे थे, हमारा खाना नाश्ता करके बैठे हुए थे, तभी हमको फोन गया जो ऐसे से। तो मेरी माँ बोली कि रागिनी फोन नहीं उठा रहलू। हम कहली ठीक है रुको, हम फोन करे छी। फोन कैली तो वो नहीं उठेलक, 5 बेर 7 बेर रिंग भेल, नहीं उठेलक। तो उनके एगो दियाद में एक आदमी के हम फोन केली। उनके जो चाचा के, आप उनके पटीदार में उनको फोन किया, उसके हाँ। रिश्तेदार में आप फोन किया कि हाँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है निधि? हाँ, तो हम पूछे कि देखिए तो थोड़ा आप अपना मोबाइल लेके जाइए, तो हमारा भतीजी फोन नहीं उठा रहे। तो बोला हम तो अभी दरभंगा जा रहे हैं, सो रास्ते में है। तो संतोष जी हम आप 2 मिनट रुकिए, लाइन पर रहिए और हम आपको बताते हैं। तो हम बोले ठीक है, और फोन किया। तब वो तुरंत बोले कि संतोष जी जुल्म हो गया। बोले जुल्म हो गया? बोले क्या हुआ? तो बोला मर्डर ऐसे ऐसे बात है, सो मर्डर कर दिया है और लाश को टांग दिया हुआ है। मर्डर करने के बाद लाश को टांग दिया गया है। तो दोनों पैर उसका पलंग पे है, ऐसे वीडियो फुटेज में आप देखिएगा, दोनों पैर नॉर्मल है। और आत्महत्या जो कोई करता है, फसरी लगाता है, उसका जी निकल जाता है जी। और लेटरिन पेशाब सब हो जाता है। जी। उसका कहीं कुछ नहीं है, दोनों पैर ऐसे पलंग पे ही है, खड़ा है, बिल्कुल सटा हुआ है। अब नाक से खाली ब्लड आया हुआ है। शादी आप किन परिस्थितियों में करे थे? आप उनके बारे में जानकारी नहीं लेके, उनके परिवार कैसा है, किस तरह का है? और फिर आपने शादी जो करी, जो अपने भतीजी की जो शादी करी, अपनी निधि की जो शादी करी, किस परिस्थितियों में आपने किया? हम लोग को बोला, जो अगुआ था वो बोला सब नॉर्मल परिवार है, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। हम लोग भी कर लिए। हाँ, कर लिए। तो हम लोग थोड़ी जानते थे कि ऐसा कि मार देगा, किसी को भी मार देगा। ऐसे तो नहीं आप अपने लड़की को शादी करेंगे तो थोड़ी समझेंगे कि ये मार देगा। उसके मन के अंदर क्या है तो वही जानेगा ना। शादी जब किए तो उस समय फिर आपने दहेज भी कुछ उसको दिया हुआ था? उपहार स्वरूप दिए हुए थे। जो भी उपहार होता है, जो गिफ्ट होता है, वो हाँ। आपने दिया हुआ था उनके मांग के अनुरूप, उससे ज्यादा ही दिया? हाँ, जो हाँ। उनका मांग था। हाँ, जो उनका डिमांड था उससे हम ज्यादा ही दिए हुए थे। उसके बावजूद इस तरह के कला जारी हो गया? हाँ, मार के लटका दिया। उसके बाद भी वो लोग फोन नहीं किया हमको, बाहर आदमी से फोन किया। और उसके बाद हम फोन किए अपने घर पे, तो हमारे पहले मेरा पिताजी गए और उसके बाद मेरी मम्मी सब आदमी, मेरी वाइफ सब आदमी गए। और रात में ही हमारी वाइफ से बात की हुई थी। रात में बात होती है और सुबह घटना घट जाती है? हाँ, और रात में जब आपकी पत्नी से जब बात होती है, निधि कुमारी की, तो उस समय कुछ ऐसा लगा कि बीच में खटपट हुआ है या कुछ लड़ाई हुआ है? कुछ अपने दर्द की बात अपनी चाची से बताती है? हाँ, अपने चाची से बात हुआ और बोली कि आज देखिए ना, चाचा फूफा जी सब आया हुआ है, सो बात कर रहा है। तो हम आनी पतली बोली आपको क्या करने का है, उसको करने दीजिए ना, आप अपना चुपचाप खाना पीना खा के। और तो बोला खाना बनाने जा रहा हूँ, खाना बना के। उसके बाद उतने टाइम में ही वो घटना किया है। और उसका ये आप आकलन लगा रहे हैं कि घटना शायद उसी समय में घटा है? हाँ। आइए जानते हैं, दादी से मिलते हैं। ये उनके चाचा जी से बात हो रही थी, उनके चाचा ने बताया कि हम मुंबई में रहते हैं। हाथ में सर उसका दोनों हाथ में आटा लगा ही हुआ था। आटा लगाई? हाँ, आटा उसके हाथ में लगा हुआ था। ये इनका आकलन लगाया जा रहा है कि जब इनकी पत्नी से बात हुई, निधि अपनी चाची से बात करती है और उन्होंने बताई कि हमारे और रिश्तेदार आए हुए हैं और इस तरह की घर में बातचीत चल रही है कि आपके जो बेटी है उनको दहेज नहीं दिया गया, दहेज के लिए मांग कीजिए, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, जो भी एक पारिवारिक होती है। आइए दादी जी से जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने बच्चिया का पालन पोषण किया था और किस तरह से उन्हें विदाई की थी और कैसे लग रहा है अभी। दादी जी बता पाएंगे? पढ़ैली लिखैली सब कुछ कैली। अब तो बेटी नहीं तो मोहल्ले में पूरा परिवार में किटा बेटी है तो ओकरा हम पढ़ा लिखा कर 10 से 12 दिन तक गेले भेल रहे। कहलक दादी माँ से हमरा सास 2 लाख रुपया एक गाड़ी मांगे। आप रोइए मत, आपको न्याय जरूर मिलेगा दादी। देख सकती है दादी से अभी इनको कुछ बात करने के सक्षम नहीं है कि ये जो बहुत ज्यादा भावुक हो जा रही है, इनकी आंखों से आंसू आ रही है। बता रही है कि शादी से जाने के बाद में 10 दिन के बाद ही उन्हें बताया जा रहा था कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। और दादी कह रही थी कि बिल्कुल बेटी आपको मिलेगा और दामाद जी को दिया जाएगा। ऐसी बातें हो रही थी और बीच में घटना घटी गई। दादाजी बताएंगे? हम पहुंचे ये लोग को, जो हमको बीए का उसका परीक्षा था,
अच्छा, आपकी पोती की परीक्षा था, वो ये- पढ़ाई भी कर रहे थे, आप ही पढ़ा रहे थे उसको? हम सब कुछ खर्चा हम ही थे। अभी भी खर्चा आप ही दे रहे अभी थे? तक अब शादी होने के बाद देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि शादी के बावजूद जब कहा जाता है ससुराल पक्ष वाले को कि क्या आप हमारी बेटी को पढ़ाएंगे, तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि आपकी बेटी को हम पढ़ाएंगे, जब तक पढ़ेगी तब तक पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी दादाजी ही पढ़ा रहे थे। कितनी शर्म की बात है ससुराल पक्ष वालों के लिए, आप देख सकते हैं। हाँ, बताएंगे दादाजी। उसको वो हमको आया बीए का परीक्षा है, हम भैंसी बेचे हुए थे, हमको बोला बाबा से हमको 10,000 रुपया से हमको बीए का परीक्षा आप बचे हुए हैं। हम कहा जब तक तुम पढ़ोगे बीए में हम एमए करा देंगे, हाँ हम तुमको पढ़ाएंगे। तुम बोलो क्या बात है? तुम बोली हमसे क्या क्या हमको 10,000 रुपया चाहिए। हम 4,000 रुपया निकाल करके उसको तभी दिए। सामने से हमारे घर के बगल से ही गाड़ी जाती है, यहाँ बस में बैठी, सुबह में वहाँ परीक्षा देती थी, शाम को यहाँ घर चले आती। परीक्षा यहाँ घर से देती थी, आपके पास से यहीं देती से थी? जा करके फिर यहीं आती थी। दिल्ली की बस सर्विस था, अपना आया गया। शायद जब मरने से 4 दिन पहले जो है सो क्या कहते हैं, यहाँ से हमको बार बार फोन करता था, तो हम 2 दिन पहले जो है सो गए वहाँ, जैसे क्या कहते हैं, निधि के हस्बैंड आपको फोन करते थे? हाँ, ये लोग हमको टॉर्चर करता था वहाँ से। तो हम गए, वहाँ जाने के बाद हम 1-2 आदमी को बुलाए, बुलाने के बाद बात को हम सलाह दे, हम कहा ठीक है पोता का हम जनेऊ करेंगे ना तो उसमें हम गाड़ी देंगे, और हमको एक तो भैंस चाहिए। हम कहा ठीक है हम भैंस भी देंगे। भैंस भी मांग हुआ, हाँ, भैंस भी अपाचे भी मांग हुआ, गाड़ी भी, पैसा भी मांग हुआ और भैंस भी मांग हुआ। हाँ, तो ये आदि हमको एक तो भैंस चाहिए। बस ठीक है भैंस हम दे देंगे, कोई बात हमारे लिए कोई बड़का बात नहीं है। हम 10-12 भैंस रखे हुए हैं, एक हम तुमको भी दे देंगे। पोती हमसे बोला नहीं हमको भैंस नहीं चाहिए, आप भैंस ही बेच करके हमको घर बनाने के लिए पैसा बवा दीजिए। हम कहा ठीक है चलो, वो भी हम कर देंगे, यही बात है। और उसके बिहान नहीं, तीसरे दिन होकर के सुबह सुबह जैसे वहाँ से फोन आया। वो लोग ने फोन किया, हमारे एक रिश्तेदार है सुशांत, वहाँ से फोन किया कि आपकी पोती के साथ किस तरह का घटना घट गया है? सवेरे 5:30 बजे। तब यहाँ जहाँ से हम लोग यहाँ से गाड़ी पकड़ के गए वहाँ जाते हैं तो थाना पहुँचा हुआ था। थाना पहुँचने के बाद हमको थाना से हमको भीतर नहीं जाते, हम लड़की का बाबा है तो वो जाने दिया हमको। थोड़ा देर के बाद थाना हमको बुलाए, कहे जो क्या चाहते हैं, सुलनामा हो जाना चाहिए। हम कहले नहीं, हमको सुलनामा नहीं करना। प्रशासन आपको बोल रहा था कि आप सुलहनामा कर लीजिए, आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। हम कहा कॉम्प्रोमाइज नहीं हम करेंगे, तो हम तो इसको भेज रहे हैं क्या कहते हैं पोस्टमार्टम। तो हम जाए, तब हम कहे कॉम्प्रोमाइज आप करेंगे तो तब पोस्टमार्टम में उसको नहीं भेजिएगा। नहीं तो जाएगा, जब जाएगा तो हम कानून के साथ हम लड़ेंगे, तब हम इसको हम छोड़ने वाले नहीं। जब इसका लाश का गंजा नहीं होगा तो हम कानून के साथ इसके साथ लड़ेंगे। यही बात होकर के तो हमको बोले इसमें दस्तखत कीजिए, हम उसको लाश उतारेंगे। हम उस पर दस्तखत कर दिए और वहाँ का था उनसे हम दस्तखत करवा दिए, ये लाश उतारा, यहाँ से लाश लेकर के चले। प्रशासन के द्वारा अभी तक दादाजी आपको क्या क्या कोई कहीं कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। हम यहाँ से लेकर के पहुंचे हैं एसडीओ के पास। एसडीओ साहब के हम जाकर के खुद हम कहे उनको, तो हमको बोले थे वो हमको बोले थे वक्तव्य दीजिए, हम उनको देने लगे। तो हमारे पास में फोटो था मोबाइल में, हम फोटो उनको दिखाए। जब फोटो हम दिखाते हैं तो हमको कहते हैं जो नहीं, जैसे क्या कहते हैं कल का टाइम वो दिए थे 11 बजे हम वहाँ पहुंचेंगे। आज जब ये फोटो देखे तो कहते नहीं अभी कभी हम चलेंगे। हाँ, अरुण सिंह जो है तो क्या कहते हैं बेगूसराय के उठे एसडीओ साहब, फोटो देखने के बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लिया कि हम अभी चलेंगे। मिनट भी नहीं रुका, बोला जो कल आकर के बाद जो आगे काम होगा अभी आप चलिए। हम लोग भागे, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं कि धर से वो भी पीछे पर न 2 मिनट आगे पीछे भी नहीं, हम पहुँचते हैं। वो भी जैसे क्या कहते हैं प्रशासन लेकर के वो पहुँच गए सारा वहाँ अपना वो देख सुन करके। तो देखते हैं जो पलंग पर पाँव है, समाज भी उनको बताया पाँव पलंगे पर है, इसमें उसको उसी का अथी से लटकाया हुआ है। हाँ, इसके बाद जो साहब बोला कि जब मान लो जो ये अपने से फांसी लगा लेता तो इसको जीव निकल जाता, आंख निकलता, लेटरिन पेशाब होता। तो सो सब कहीं कुछ नहीं है, तो नहीं कहीं कुछ नहीं, यही बात है। अब जब अपने फांसी लगा लेता तब तो उसको सब कुछ होता। कितना दिन दादाजी हो गया निधि को गुजरे हुए? 5 महीना का लमसम 5 महीना हो गया। अब 5 महीना तक भी प्रशासन आपके कोई प्रशासन नहीं, दौड़ते दौड़ते थक गया, हमारे बचपा दौड़ते दौड़ते थक गया। अरुण सर कहाँ है अभी? अरुण सर यहाँ है या उनका ट्रांसफर हो गया? उनका ट्रांसफर हो गया। उनके बगल में उसके बदले में जैसे कोई महिला जैसे नेहा कुमारी है वो आई, हम उनके पास भी गए। वहाँ जाने के बाद हमको वो भी बोले हैं जो कम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसका न्याय होगा। नेहा कुमारी भी बोली कि न्याय होगा, लेकिन इसके बाद कोई सुनवाई नहीं। 3 दिन इसके बाद हम लोग 3 दिन पहुंचे हैं, और तब बेटा तो हमारा लगातार जा ही रहा है। लेकिन हम 3 दिन पहुंचने के बाद फिर भी इसमें कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि उनको माल मिला होता। हम लड़का से बातचीत होता है हमारी पत्नी को, तो हम तो सब सुनते रहते हैं। तो कहता है हम 5 लाख रुपया खर्चा किए हुए हैं, प्रशासन को दिए हुए, प्रशासन को हम दिए हुए हैं।
इसमें तब हमको पकड़ेगा कौन? हम तो देखते हैं जब अपना प्रशासन को गाली भी बकता है, जो कौन माथा जो हमको पकड़ लेगा। ठीक है, नहीं पकड़ेगा तो रहिए। आज भी गप हुआ है, अभी तो भी गप हुआ, आधे घंटा पहले गप करके वो रखा है। यही बात है। फोन में क्या बोलता है आपका दामाद जो है, वो जो निधि का जो हस्बैंड है, वो क्या बोलता है? राधा मोहन ठाकुर जी क्या बोलते हैं? बोलते हैं जो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। सुनने में आया कि राधा मोहन जी दूसरी विवाह की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे? तो पहले ये इसका जो कंप्रोमाइज होगा तब ने इसके बाद जाकर उसका शादी, न उसको श्राद्ध किया न उसका कुछ किया, कहीं कुछ भी हिंदू रिवाज के शादी कुछ कर भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। देख सकते हैं कि ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक महिला ही एक महिला की दुश्मन बनी हुई। मैं आपको बता दूं कि अभी की जो प्रशासनिक पदाधिकारी है नेहा कुमारी जी बैठी हुई हैं, और वो भी सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दी जा रही है। सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि ये जो पीड़ित परिवार है लगातार 5 महीने से दौड़ रहा है बिहार के पूरे हर कोने तक। कोई ऐसा विधायक, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं बचा जिस तक इन्होंने अपने आवेदन को नहीं दिया है। कोई ऐसा प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं बचा जिस तक ये आवेदन नहीं पहुंचा। अब इनकी अंतिम जो आवेदन है वो मुख्यमंत्री दरबार पहुंच चुकी है, और अब ये मुख्यमंत्री दरबार पहुंचना चाहते हैं। अब बता पाएंगे कि जो अभी जो आपने आवेदन दिया है, इस आवेदन में क्या है? इस आवेदन के बारे में कुछ बताएंगे, कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिया और वहां से आपको क्या आश्वासन मिली, आप क्या सोचे हैं कि अब क्या करना है, आगे की क्या कार्रवाई, आपकी क्या रणनीति है? हम देखिए, हम आवेदन सभी को दे चुके हैं, थाना पे डीएसपी मैडम को और एसपी साहब को, आईजी साहब, एसपी साहब को 5 बार दे चुके हैं। एसपी साहब को 5 बार दे चुके हैं। देख सकते हैं आप कि पुलिस अधीक्षक साहब को 5 बार दे चुके हैं, और ये बिहार मधुबनी जिला की पुलिस प्रशासन है, पुलिस अधीक्षक जी हैं, जो सिर्फ दारू का पैसा वसूलने में और भट्टाचारी का पैसा टेबल के नीचे से लेने में उनको मजा आ रहा है, और यहाँ बेटी बलिदान चढ़ती चली जा रही है, और उसको इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ तक अभी दादाजी भी बताए हैं, इनके दामाद के द्वारा बताया जा रहा है, निधि के पति के द्वारा बताया जा रहा है कि हमने अपने मोटा पैसा दिया हुआ है, प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। रिकॉर्डिंग हम रखे हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग हम रखे हैं जी। वो बोलता है 3 लाख रुपए डीएसपी और 2 लाख थाना जी। हम दे चुके हैं, हम रिकॉर्डिंग रखे हैं मोबाइल में, ऐसे रिकॉर्डिंग हम नहीं देंगे। डीएसपी कौन है? डीएसपी कौन है? अभी नेहा कुमारी मैडम। नेहा कुमारी देख सकते हैं, एक महिला है। महिला की दुश्मन कैसी होती है आप देख सकते हैं। मैं बता सकता हूँ, एक बालिका जो होती है महज 20-25 साल की लड़की होती है, और वो दहेज के लालचियों के भेंट चढ़ जाती है, और एक मैडम जो है वो सिर्फ मजे ले रही है क्योंकि उसको पैसे का खुशबू सुंघा दिया जाता है। और इतना ही नहीं, डीएसपी मैडम देखिए कितना बयान गलत दिया है जी। क्या बोली मैडम आप? हम लोग जब सुपरविजन के लिए जाते थे तो एक तो रोज चक्कर बोले थे, आ जाइए, कल आइए। सुपरविजन के लिए? सुपरविजन के लिए। ये सुपरविजन क्या होता है संतोष जी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सुपरविजन में उनका जितना हम लोग को देखिए, ये पूरा हाथ में रखे, सुपरविजन में इतना गलत बयान, ये इतना सारा है। हाँ, ये लगभग देख सकते हैं 100 से 200 पन्नों का ये सुपरविजन पेपर आया हुआ है। बस ये पेपर कार्रवाई है। आने वाले समय में 5 महीने बीत चुके हैं, और लगभग 5 महीने के बाद ये रद्दी पेपर में चला जाएगा। यहाँ पे बिहार के लोग, यहाँ के बिहार के बच्चे इसमें मूढ़ी कचरी बेच के खाएंगे, समोसा लपेट के खाएंगे, और उसको रद्दी पेपर में फेंक दिया जाएगा। और ये पीड़ित परिवार बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी, आंसू बहाते रहेगी। हाँ, बता पाएंगे संतोष जी? हाँ, पहले हम 6-7 दिन हमको दौरा है सुपरविजन के लिए। ये सुपरविजन क्या है? सुपरविजन के बारे में हम बात कर रहे थे। सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन जैसे पूरा निरीक्षण किया हुआ है ना, कैसे कैसे मर्डर किया, कैसे कहाँ क्या हुआ, वो मैडम किया, और मैडम हम लोग के सामने में किए। तो फिर हम लोग पूछे कि मैडम कब तक निकलेगा, तो रोज हमारे ऊपर गुस्सा करते थे। हम जब भी बोलते थे तो बोलते थे ठीक है, फोन रखिए, मैं बाद में आपको बात करता हूँ। हाँ, तो हम लोग बोले ठीक है। वहां से एक बार कंटिन्यू हम जाने लगे। हम बोले कि अब नहीं होएगा, 1.25 महीना हो गया, तो सुपरविजन 2.25 महीने तक, 2 महीने तक चला, 2.25 महीने तक चला सुपरविजन। हाँ। मैं आपको बता दूं कि ये बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारतवर्ष में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे पुलिस प्रशासन एक नई नीति लाती है जो सुपरविजन के तहत होता है। इसमें जो अपने हिसाब से निरीक्षण करती है, जो केस में दोषी पाए जाते हैं, जो निर्दोष पाए जाते हैं, उनका नाम काट छांट करती है, और उसी के एवज में, उसी की आड़ में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे होता है। उसी की आड़ में पैसे वसूले जाते हैं, और उसी धांधली के शिकार है ये पीड़ित परिवार। और उसके बाद भी 6 दिन हम जो गए ना, तो देखिए कितना हमको घुमाया। हमको बोला कि आप जाइए थाना पे मिलेगा। हम लोग बोले मैडम तो सुपरविजन का हमको चाहिए ना, तो बोलता कोर्ट से लीजिएगा, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ तो नहीं मिलेगा, कोर्ट से मिलेगा। कोर्ट से मिलेगा। तो हम लोग बोले ठीक है, कोर्ट से मिलेगा। तो उनके बाद हम उनको पूछे मैडम को
हम मैडम को बोले कि आप ये बताइए कि आप बोलते हैं सुपरविजन निकल गया है और थाना पे जाते हैं तो बोलते हैं सुपरविजन नहीं निकला है, तो हम कैसे विश्वास। तो सुपरविजन आईओ हमारे सामने में लगाता था रीडर को फोन कर रंजीत बाबू को लगाते थे, तो रंजीत बाबू को हम भी फोन किए, हम जाके वापस मिले तो हमको बोले कि देखिए मैडम हम क्या करें, और मैडम साइन नहीं करती है। हाँ, जो डीएसपी मैडम है वो साइन ही नहीं कर रही पेपर पे। साइन नहीं अच्छा, जब तक वो साइन नहीं करेंगे पेपर आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा नहीं। जी। और हम बोले तो हमको क्यों बोलती है मैडम कि यहाँ सुपरविजन हो चुका है, जी। और इसके लिए हम उनको पूछे तो एक दिन हमको बोलता है ज्यादा टॉर्चर नहीं करने का है, तो हम आपको बोलती है मैडम कि आप हमको ज्यादा टॉर्चर मत करो। हाँ, तो हम बोले हम पीड़ित परिवार हैं तो हमको ज्यादा आपको टेंशन रहेगा, जी। तो हमारा परिवार का मैटर है ना। जी। तो हमको एक बार गलत बयान में क्या बोले कि आपका लड़की ऐसी थी वैसी थी, हम बोले आपकी लड़की के ऊपर लांछन लगाया जाने लगा कि आपकी लड़की चरित्रहीन थी, इस तरह की थी। ऐसे बोले कि देखिए मेरे पास, मैं बोला ये राधा मोहन इस नंबर से बात करता था, ये नंबर मैं मोबाइल पे बात कर, मैं बॉम्बे रहता था तो इसी नंबर से, जबकि वो लड़का का मामा मेरा भाई है उसी के साथ में रहता था, लड़का उसी के पास वही नौकरी करता था, एक ही जगह काम करता था। जी। और तो बोला एसके पांडे मेरा लड़का वहीं पे पढ़ता था, सीतामढ़ी। लड़का भी वहीं पढ़ता था? मेरा लड़का पढ़ता था सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, श्याम सुंदर पांडे। बोला ये नंबर किसका है, तो मैं बोला ये मेरा शाहरुख का नंबर है। जी। तो फिर बोला ये सिम जो दिया है, सिम देने वाला मेरा फुआ का लड़का है, वो मेरा भाई है। तो मैं बोला रिलेटिव संबंधी बात नहीं करेगा तो किससे बात करेगा, दूसरे से बात करेगा। कितने दिन हो गए आपके प्रशासन को चक्कर लगाते हुए, कितने महीने 5 महीने हो गया, 5 महीने हो गया, ये 10 तारीख 5 महीने हो गया, कंटिन्यू एक दिन भी नहीं जाता है, रोज में सार घाट में जाता है रोज। अभी 15 दिन से जाना छोड़ दिया, जब से सुपरविजन के बाद भी हम गए उधर, तो हम पूछे कि सर अरेस्टिंग 3 आदमी का क्यों रखा, तो बोला उसके बाद सबूत नहीं। हम एफिडेविट के साथ दिए हैं, एसपी साहब को भी दिया एफिडेविट के साथ, और नेहा कुमार मैडम को भी दिए हैं, उसको भी दिए हैं, और उसके बाद भी हम उसमें लिखा है कि कोई गवाह बयान ही नहीं लिखा। गवाह का बयान लेगा तब तो होएगा, बिना गवाह का कैसे बयान कैसे लिख दिया वो। उसमें भी गलत लिखा है कि उसका बूढ़ी जो है लड़का का दादी माँ, उसको बोला कि पैरालिसिस मारा, कोई पैरालिसिस नहीं है। देख सकते हैं आप, प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि जो निधि की दादी है उसे पैरालाइज है, और देख सकते हैं दादी यहाँ पे कितनी बखूबी है। लड़का का दादी को पैरालाइज मार दिया है, और उसका चाचा चाची सब सम्मिलित परिवार है, और संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हैं, एक ही साथ में एक ही आंगन में घर है, एक ही घरारी पे घर है। और कितना बयान गलत लिखा है कि दूसरा घरारी पे घर है, 10 साल से अलग। माता पिता जिंदा है या नहीं? नहीं, लड़का का माँ मर गया है, वो भी उनको मार दिया हुआ है, और लड़का का माँ को भी मार दिया हुआ है, और उनका पिताजी मैन बराबर नहीं है, वो पागल है। अच्छा, इसके लिए पूरा मालिक, घर का मालिक वही राधा मोहन का चाचा ही था, और दादी माँ और चाची सब उसका हैंडल करने वाला सब वही है। उसके चाचा के मिली भगत इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा उनका चाचा, उनका फूफा और उनका चाची, दादी माँ, सब लड़का, सब का पूरा मेन हाथ है। और पहले से हमारे रागिनी बोलती सुनने में आया कि आप आईजी तक भी गए हुए थे। आईजी के पास 3 बार गए। आईजी के पास 3 बार गए हैं। मैं आपको बता दूं, प्रमंडल लेवल के अधिकारी होते हैं आईजी, यहाँ पे बिहार में प्रमंडल कहा जाता है, और आईजी लेवल तक पहुंच चुके हैं, और 3 बार आईजी को आवेदन दिया जा चुका है, फिर भी आईजी भी अपने कान में रुई डाल के सोए हुए हैं। 3 बार आईजी साहब के पास गए हैं, 3 बार एसपी साहब के पास आवेदन तो हम 5-6 बार दे चुके, फिर अभी 2 बार डीजीपी साहब के पास, डीजीपी साहब को भी दिए हुए हैं। हाँ, देख सकते हैं आप, डीजीपी तक भी आवेदन पहुंच चुकी है, और वो भी अपने कान में रुई डाल के अभी तक सोए हुए, क्योंकि उनको भी दारू पकड़ने वालों से पैसे लेने हैं, क्योंकि दारू में जो कमीशन होता है बड़ा बुरा भर भर के आता है। मैं आपको बता दूं, ये बॉर्डर एरिया है, और बॉर्डर एरिया में दारू पूरे बिहार में बंद है, और चूंकि बॉर्डर है, बिहार है, बेरोजगारी है, चरम सीमा पर है बेरोजगारी, मजदूर ढोने का काम करती है बिहार, इसीलिए सिर्फ दारू पकड़ने वालों से पैसा वसूला जाता है, और वो भी छोटे मोटे व्यापारियों से नहीं, बड़े बड़े व्यापारियों से। छोटे मोटे व्यापारी को तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं बचता इस तरह के केस हैंडल करने के लिए। तो डीजीपी भी आपको कुछ नहीं बोले, कुछ लेटर का जवाब नहीं आया? डीजीपी क्या कहे? डीजीपी साहब हम लोग गए वहाँ, तो पहले आईजी साहब को फोन लगाए जी। पहला दिन जो 11 तारीख को गए थे, इसी महीने में, जुलाई में, 11 जुलाई को गए थे, तो उधर से फोन किया, वहाँ पिंकी मैडम वहाँ का दारोगा जी है जी, तो हमको पूछी कि सुपरविजन हो गया है, सुपरविजन हो गया था, एक हमको बोले आप ही पूछिए, तो वहाँ से वहाँ आईजी साहब को फोन लगाया, आईजी साहब बोले कि उनका पूछा तो बोला सुपरविजन नहीं हुआ। फिर एसपी साहब को बोले
कि वहाँ कार्रवाई कीजिए। आईजी साहब वहाँ डीजीपी साहब वहाँ से बोले हमारे सामने में, मैं वहीं पे था, प्रेजेंट था, वहाँ से फोन डीजीपी किया। सर वहां से फोन लगाया डायरेक्ट। हाँ, तो फिर हम लोग 26 तारीख को नहीं हुआ, तो फिर 26 तारीख को 27 तारीख को फिर गए, गए डीजीपी के पास में। दूसरा बार गए। जी। तो वहाँ से सामने में, मेरे सामने में कॉल किए, तुरंत फोन किए एसपी साहब को। एसपी साहब को फोन करने के बाद जो है एसपी साहब तभी नहीं दूसरा कोई उठाया था, तो बोले कि सुशील को बोलो कि बोलो सर फोन किए हुए थे, उप महानिदेशक सुनील सर कैसे, संजय सिंह ऐसे कुछ नाम है सर का। जी जी। तो बोले हमारे सामने में बोले, हमको पूछे भी तो वो खुद बोले कि ये हत्या करके पहले टांगा हुआ है। जी उनको मैं वीडियो पेन ड्राइव में वीडियो फुटेज दिया हुआ है, जी। दे चुका हूँ वहाँ एसपी उधर डीएसपी को, और एक कोर्ट में भी दिया हूँ। कोर्ट में भी इसके लिए आईओ को बहुत डांटा। देखिए मैं आपको इस चीज की फुटेज भी दिखाऊंगा और आप खुद देखेंगे और खुद आप विचार करेंगे कि क्या हत्या इस तरह से भी होती है। उसके बाद आईजी साहब उनको फोन किए, एसपी साहब को। एसपी साहब आगे आप क्या है, अभी आईजी डीआईजी डीजीपी तक आप आवेदन दे चुके हैं, आगे की आपकी रणनीति क्या है, आगे आप क्या करना है? अभी नहीं यहाँ होएगा तो हम लोग ऐसे भी मरे रहे, पूरा परिवार मरे रहे, 5 महीने से मर रहे, तो नहीं होएगा तो हम लोग भी 15 अगस्त को देखते हैं, नहीं होएगा तो गांधी मैदान में जाएंगे, आत्मदाह करेंगे 15 अगस्त को। तो वहां तक अगर आपको प्रशासन अगर आपको पहुंचने नहीं देती, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था और उस वक्त काफी प्रशासन होगी, फिर उस वक्त अगर आप वहां नहीं पहुंच पाते हैं तब की रणनीति क्या नहीं तो होगी? हमारा आवेदन सब जो दिए हैं तो हमारे स्वीकार होना चाहिए ना, हमारे पदाधिकारी सब हमको न्याय दिलावे, तो हम नहीं करेंगे। देख सकते हैं एक ये बहुत बड़ी प्रशासन के लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है। आइए उस चाची से बात करते हैं, संतोष सर की पत्नी से, जिन्होंने बात की थी, क्योंकि यही वो उनकी चाची है जो सुख दुख की बातें करती थी। मैं आपको बता दूं कि माँ के गुजर जाने के बाद चाची माँ के समान होती है, माँ का दर्जा मिलता है। दादी के बाद जब दादी कहीं बाहर चली जाती थी तो चाची से ही उन्हें लाड प्यार मिला था और चाची से अंतिम समय में बात हुआ था। चाची जी आप बता पाएंगी कि निधि से क्या क्या बात हुआ था? तो कुछ आपको ऐसा लगा कि वो बहुत तकलीफ में है या उसके साथ कुछ ऐसा घटना घटने वाला है? 6:45 में हमसे बात की, बोली कि देखिए ना चाची से, बाबा तो 2 दिन पहले सबको बैठा कर कह कर गए हैं, फिर फूफा जी आज आए हैं। हम बोले कि फूफा जी आए तो आपको क्या करेगा, कि अथी बाबा तो सबसे कह कर आवे किए हैं। तब बोले कि से नहीं हमको डर लग रहा है। हम कहे कि रात वाले बात है, चाचा तो है नहीं, पापा भी नहीं है, तो जाकर ले आएंगे। बाबा को आता नहीं है गाड़ी उतना अच्छा से चलाने से, सुबह होगा ना तब फिर देखा जाएगा, बाबा को पठाएंगे सुबह से। हमारा नैरा से फोन आया, मेरी भाभी बोली कि से नहरा मतलब मैं आपको बता दूं, नहरा यहाँ पे मायके को नहरा कहा जाता है, चूंकि मिथिलांचल है, बिहारी क्षेत्र है, तो यहाँ पे नहरा को मायके कहा जाता है। इनके मायके से फोन आया था। वहाँ से कोई फोन नहीं आया जी। मार का टांग दिया था लेकिन फोन नहीं आया। मेरे माँ के यहाँ से फोन आया, मेरी भाभी बोली कि रागिनी से बात की है, निधि कुमारी से। हम कहे नहीं, कल शाम को तो 6:45 में किए थे, तो ऐसे सुने फसरी लगा ली है। हाँ, तो हम लोग मम्मी जी को बताए तो हम लोग भागकर फिर जो शादी करवाए, जो लड़की को हमारा शादी करवाई थी, जो बीच में जो थे, हाँ, जो रिश्ता दिखाया था, हाँ, जी जी, उससे बात किए। बोले कि ऐसे ऐसे की बात है, ऐसे हम लोगों का यहाँ से फोन आया है। तो बोला कि हाँ सही बात है, आप लोग आइए। तो हम लोग यहाँ से भाग कर गए तो देखे कि दोनों पैर ऐसे कैसे पलंगनी पर खड़ा है, जी जी, और यहाँ से उसको ऐसे अपने दुपट्टा से, उसी के दुपट्टा से यहाँ से ये भी नहीं, यहाँ से लगा हुआ था, ऐसे कर लगा हुआ था, कहीं कुछ नहीं आँख निकला था, नहीं कान निकला था, कहीं कुछ नहीं हुआ था। और 2 बजे की 3 बजे के चक्कर में 4 चक्का भी आया था लाश फेंकने के लिए, तो मेन रोड पर था 4 चक्किया लगा हुआ। समाज के कुछ लोग मौजूद थे वहाँ पे, तो जिस कारण उसमें वो सफल नहीं हो पाए। देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी साजिश के तहत उसे मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती यह है कि दिन ब दिन बिहार में क्राइम बढ़ता जा रहा है, पुलिस के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है और इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं वो चरम सीमा पे जा रही है। सुशासन बाबू से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, कानून व्यवस्था से हम अपने चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि बिहार में बेटियों को जिस तरह से आपने आगे बढ़ने के लिए एक कंधा दिया है, उसी तरह से फिर से बेटियां आगे बढ़े, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इसी के साथ मैं आनंद विदा लेता हूँ।